हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। कक्षा 10 का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 का है। मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए आपके पास जा रहा है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 50 रहेगा। 30 नंबर आपको आपके स्कूल से मिलेगा। तो चलते हैं, ये बिना देरी लगाए जो इसमें निर्देश दिया रहेगा वो भी आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो निर्देश में क्या रहेगा देखें। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे ना, वो तुम लोगों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। यानी जो परीक्षा में बैठे रहेंगे वो प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ लें। दूसरा निर्देश क्या है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित रहेगा। ये खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनके 4 विकल्प रहेंगे। खंड 3 तीसरा निर्देश, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक में भरना रहेगा, उसको आप लोग भरेंगे। खंड बा में क्या रहेगा, खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, मानचित्र संबंधी प्रश्न आएगा। मानचित्र में वापस 2 खंड रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे। उसमें एक एक खंड में 5-5 प्रश्न रहेंगे। 5वां निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित रहेगा उसके सम्मुख। अब खंड आ हम शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना और 2-3 बार देखना, आपको सब याद हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। बार बार देखें। तो ये आपके पास पहला मॉडल पेपर जा रहा है। कोशिश रहेगी 5 मॉडल पेपर भेजूं, इसमें से आपका प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों कोशिश रहेगी है कि दोनों भिड़ जाए, दोनों इसी में से आएंगे। ये ऐसा मान के चलना कि आपका प्री बोर्ड या बोर्ड का पेपर हो रहा है, वही पेपर आपके सामने आया है। ये समझ के दिमाग से रख लेना ये कि यही आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो यहाँ गैरीबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो यहाँ आपको ये समझना है, तो पहले चारों के बारे में समझ लें। गैरीबाल्डी का संबंध इटली से है, गैरीबाल्डी का संबंध इटली से है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी प्रशा से है, जर्मनी। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। और विलियम प्रथम, ये जब एकीकरण हो जाता है तो शासक बनता है। समझिए। तो अब प्रश्न क्या है आपका, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए गैरीबाल्डी। तो ये तो आप समझ गए कि
इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ। पर यहाँ यह भी समझ लें, अगर प्रश्न में कहीं दूसरी तरह से आ जाए, गैरिबाल्डी या मेजनी या काबूर, तो ये तीनों रहेंगे। तो तीनों ऑप्शन में है नहीं, गैरिबाल्डी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या इंग्लैंड में? प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो यहाँ पे देखिए, सब ऑप्शन आपको देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि सभी जगह राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है, जर्मनी में भी, इटली में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी। पर आप उत्तर के अकॉर्डिंग, अपने पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग आप राष्ट्रवाद में का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो आप फ्रांस पर जाएंगे। फ्रांस ही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी पर उत्तर सही करके आएंगे। ये ऐसा मान के चलिए कि प्री बोर्ड आपका पेपर आपके सामने आ गया है, बोर्ड का पेपर आपके सामने आ गया है, हो वो वैसा ही पेपर आएगा और ज़्यादा नहीं, कुल कोशिश रहेगी 5 मॉडल पेपर डालूं, उसी से ऑल यूपी का पेपर भिड़ जाएगा। ऑल यूपी में जितने 5 सेट आते हैं उन्हीं में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न तीसरे पे आ जाएं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में, 1916 में, 1920 में या 1922 में? तो महात्मा गांधी को पूछा जा रहा दक्षिण अफ्रीका से कब आए। ये 1893 में गए थे, 1915 में आए थे, 1916 तक चुप रहे, 1916 में अपनी आवाज़ निकाली, अपने मुंह से कुछ बोले कांग्रेस के अधिवेशन में, और 1920 और 22 असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। इसी दिन को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? तो सिल्क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, निर्यात मार्ग से या हिंद मार्ग से? तो सीधा सा उत्तर है, चीन से बना सिल्क मार्ग किस मार्ग से, सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचा था? तो है सिल्क मार्ग। चीन से बना सिल्क मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, 1840 के दशक में किस फसल के अकाल के कारण आयरलैंड में लाखों लोग भूख से मर गए थे? प्रश्न नंबर 5, 1840 के दशक में किस फसल के अकाल के कारण आयरलैंड के लाखों लोग भूख से मर गए थे? तो गेहूं के कारण, आलू के कारण, मक्का के कारण या चावल के कारण? तो 1840 के दशक में आलू की फसल बर्बाद हो गई थी और लाखों लोग आलू के कारण आयरलैंड के भूखों मर गए थे। आलू की फसल बर्बाद हुई, आलू के अकाल के कारण आयरलैंड के लाखों लोग भूखों मर गए थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? भारत में विकसित हुई या चीन में या जर्मनी में या फ्रांस में? प्रश्न नंबर 6, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई?
तो भारत में विकसित हुई या चीन में या जर्मनी में या फ्रांस में? तो आपको पता होगा, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। यानी मुद्रण की तकनीक का विकास कहाँ होगा? चीन में। आपका ऑप्शन बी चीन है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का विकास हुआ चीन में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो ये लोहा है या पवन ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है या पशुधन है? निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पुनः चक्रीय मतलब यूज करने के बाद दोबारा यूज। तो यानी पवन से जो ऊर्जा बनती है, तो आप एमपी में या तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे पवन ऊर्जा ज़्यादा अवशोषित की जाती है, पवन से ऊर्जा ज़्यादा बनाया जाता है। तो आप देखेंगे एक खंभा जैसा होगा और उसमें पंखे लगे होंगे और ये पवन चलती रहती है, उससे ऊर्जा बनती रहती है, वो नष्ट नहीं होती। तो यानी कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय होगा? पवन। पवन ऊर्जा संसाधन पुनः चक्रीय होगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है या कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं? तो आसाम में है या मध्य प्रदेश में या राजस्थान या उत्तराखंड में? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उत्तराखंड में। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? महानदी बेसिन पर स्थित निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ नांगल परियोजना, सलाल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या हीरा कुंड परियोजना? भाखड़ा नागल बांध, सलाल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या बांध, हीरा कुंड बांध। तो आपसे पूछा जा रहा महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो ये भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है, सलाल बांध कश्मीर में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, हीरा कुंड बांध उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी नदी बह रही है? उड़ीसा में बह रही है नर्मदा महानदी। अब वैसे भी आप समझ लें महानदी है, ये कोई साधारण नदी नहीं, महानदी है। तो महानदी है तो हीरा ही पहनेगी भाई ना। हीरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महंगा है, और महानदी भी बहुत महत्वपूर्ण महानदी है। तो आप सोना चांदी पर न जाकर महानदी पर कौन सी परियोजना बनेगी? हीरा कुंड परियोजना। आप ऐसे याद करें, महानदी है तो सोना चांदी नहीं, ये हीरे की अंगूठी पहनेगी, हीरा कुंड बांध परियोजना। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा हीरा कुंड बांध परियोजना। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना है, धान है,
कपास है या बी तथा सी दोनों हैं। खरीफ की फसल पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो वो खरीफ की फसल है धान और कपास। चना रबी की फसल है भाई, चना रबी की फसल है, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये दोनों उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। खरीफ की फसल में धान, कपास, ज्वार, बाजरा ये सब बोए जाते हैं। रबी की फसल में चना, गेहूँ, मोटे अनाज, तिलहन ये सब बोई जाती है। और जायद की फसल में ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज ये सब बोए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, धान और कपास। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है, सोना से है, बॉक्साइट से है या कोयला से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो देखिए इससे मिलता जुलता सब आपके सामने आएगा। हेमेटाइट, लेमेटाइट, मोनोटाइट ये सब आएगा, ये सब लोहे से संबंधित हैं। और एंथ्रेसाइट आप याद कर लें, एंथ्रेसाइट एक कोयला होता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का प्रयोग किया जाता है या मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है या तांबा का प्रयोग किया जाता है या बॉक्साइट का? तो आप ये समझ लें, इस्पात में मैग्नीज यदि मिला देते हैं तो एल्युमिनियम बन जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीज ऑप्शन बी में है। तो इस्पात बनाने में, इस्पात मतलब लोहा में मैग्नीज मिला दिया गया, तो आपका इस्पात तैयार हो जाता है। तो लोहा और मैग्नीज मिला के इस्पात बनता है, मैग्नीज ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मैग्नीज। लोहे में मैग्नीज को मिला के एल्युमिनियम इस्पात बना देते हैं। जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी वो इस्पात, जिसमें मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा होगी वो एल्युमिनियम। जैसे हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर बनाने में या घर के घरेलू बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, 1953 में, 1960 में या 1968 में? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1953 में। यदि क्वेश्चन में रहे सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण, सड़क परिवहन का गठन कब किया गया? तो सड़क परिवहन का गठन किया गया था 1960 में। फिर से प्रश्न को देख लें, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। अब भारत में यदि क्वेश्चन है भारत में सड़क परिवहन का गठन कब किया गया? 1960 में। पर प्रश्न है आपका वायु परिवहन, तो सीधा आप वायु परिवहन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, श्रीलंका में सिंहली को एक मात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली को एक मात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1950 में, 1960 में, 1956 में, 1955 में? तो यहाँ पे एक बात तो ये समझ लें कि आपके बोर्ड पेपर में एक बार आया था कि श्रीलंका की एक मातृभाषा कौन सी है या सिंहली
श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऐसे प्रश्न एक दो बार घुमाकर पूछ लिए गए हैं कि श्रीलंका की ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है या राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो यहाँ पे इस बार जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया था 1956 में, यानी प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार कहलाता है या गठबंधन सरकार कहलाता है या संघीय सरकार कहलाती है या एकात्मक सरकार? प्रश्न नंबर 15, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? ऑप्शन देखने से आपको लग रहा होगा सभी सही हैं, पर सत्ता का बंटवारा किस सरकार में होता है? संघात्मक सरकार में। संघात्मक सरकार में यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ संघात्मक से संबंधित ऑप्शन सी है संघीय सरकार। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। संघीय सरकार या संघात्मक सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या लक्षण है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या लक्षण है? धर्म का कोई स्थान नहीं। भाई ये स्थान तो रहना ही चाहिए, गलत है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ये भी कोई बात नहीं कि कोई राष्ट्र का एक राष्ट्र हो एक धर्म हो, ये भी गलत है। वहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहेंगे, किसी भी राष्ट्र में विभिन्न धर्म के लोग रहेंगे, तो एक धर्म से तो काम बनने वाला नहीं। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता है, ये भी गलत है। केवल बहुसंख्यक लोग अपने धर्म को मानेंगे, अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे क्या? यहाँ पे ऑप्शन डी देखें, सभी धर्म को समान समझना, यानी प्रश्न नंबर 16, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या लक्षण है? सभी धर्म को समान समझना। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो भारत में आप देखते होंगे बहुदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय नहीं, बहुत दल हैं यहाँ पे। फ्रांस में भी बहुत दल हैं, पाकिस्तान में भी बहुत दल हैं, अमेरिका में केवल 2 दल हैं। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 2 ही दल हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता या बहुसंख्यकों का शासन नहीं। यहाँ पे बहुसंख्यकों का शासन गलत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो, उत्तरदायी शासन हो, कानून के समक्ष समानता हो और बहुमत दल का शासन हो, ये तो समझ में आता है। और ये बहुसंख्यकों का, यानी कि इस शब्द में जात का आभास करवा रहा है, धर्म का आभास करवा रहा है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नहीं पूछा गया है तो ये बहुसंख्यकों का शासन गलत है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19, प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को जाना जाता है औसत आय से। औसत आय, किसी राष्ट्र की औसत आय क्या है?
तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो राज्य सरकारें करती हैं, या केंद्र सरकार करते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या भारतीय स्टेट बैंक करता है। प्रश्न नंबर 20, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलते हैं अब खंड बा पे। प्रश्न खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इस क्रांति में मिराबो की क्या भूमिका थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई और इस क्रांति में मिराबो की क्या भूमिका थी? तो फ्रांस की क्रांति जैसा कि आपके पहले पाठ से है, तो आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में कब हुई, तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर आपको ये व्याख्या 2-3 बार सुनना है, देखना है और इसकी मूल भावना को अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखना है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। क्या हुआ? फ्रांस में आर्थिक तंगी तो पहले से चल रही थी। लुई 16वां जब शासक बनता है तो खजाना खाली था, और उसी समय ये बोर्बो वंश का शासक लुई 16वां यहाँ का शासक बन जाता है। कब? 1774 ईस्वी में। 1774 में जब शासक बना तो इसकी उम्र मात्र 20 साल की थी, यानी कि बाद में शादी होना ही आवश्यक था। शादी हुई तो प्रसा की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से इसकी शादी हुई। वो राजकुमारी जब यहाँ आई तो वो भी खर्चीली थी, उनके भी खर्चे अधिक थे। इधर खजाना खाली था, देश में लोग भूखों मर रहे थे। यहाँ पे लुई 16वां अमेरिका के जाल में फंस जाता है, अमेरिका की चाल में फंस जाता है और अमेरिका उससे कर्जा मांगता है। लुई 16वां बिना सोचे समझे खुद तो कर्जे में डूबा था, पर दूसरे देशों से कर्जा लेके अमेरिका को दे देता है और बाद में अमेरिका इस कर्ज को वापस नहीं करता। 10 अरब लिब्रे इसका डूब जाता है। इधर फ्रांस के जो धार्मिक वर्ग है उसको टैक्स देना नहीं है। अमीर वर्ग जो शासन में रहते हैं ये तो खुद टैक्स ले रहे हैं, जनता भूखों मर रही है। तीनों सदनों के एक बार विचार किया कि लुई 16वां के तीनों सदनों की बैठक बुलाई जाए और बैठक में नए कर प्रस्तावित किए जाएं। अब तीनों सदनों की बैठक 17 जून 1789 को बुलाई गई। यहाँ पर तीनों सदनों में पहले और दूसरे सदन में 300 सदस्य थे, तीसरे सदन में 600 सदस्य थे। ये तीसरा सदन गरीबों का था, किसानों का था, जो टैक्स देते थे उनका था। पहला सदन जो सरकार में थे, दूसरा सदन जो धार्मिक वर्ग से थे। तीसरे वर्ग ने मांग किया हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। सही भी बात थी। ये 600 अकेले थे, वो दोनों मिलकर 300 थे। अब इनकी बात को माना नहीं गया। ये इस चालाकी में थे कि अगर हमें बराबरी का दर्जा दिया तो एक या दो लोग इधर से अगर फूट जाएंगे तो हम बहुमत में आ जाएंगे। इस पर बात बनी नहीं तो 600 सदस्यों का नेतृत्व मिराबो ने किया। मिराबो कुलीन वर्ग से था। वो 600 लोगों को लेकर
वहाँ से चला गया, उनका नेतृत्व संभाल लिया। और नेतृत्व संभालते ही जनता में ऐसा विश्वास हुआ कि जो लुई 16वां है बाहर से किसी को बुला रहा यहाँ पर लोगों को मारने के लिए। अब मिराबो ने क्या योजना बनाई, चलते हैं हम इन लोगों के साथ एक शपथ लेते हैं, वो है शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ। वहाँ जाके शपथ लिए कि हम मरेंगे तो ठीक है, यह है कि हम मार कर मरेंगे। और वहीं से उठकर 14 जुलाई 1789 के दिन 1789 को वास्तिल, जो राजा के आतंक का प्राय था, एक जेल थी, वहाँ पर आकर धावा बोल देते हैं और जेल को तोड़ देते हैं। वहाँ बंद 7 कैदियों को भी छुड़ा लेते हैं और क्रांति प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्रांति को प्रारंभ करने में जनता का जो सहयोग किया था, जनता का जो सपोर्ट किया था, मिराबो ने किया था। और मिराबो के ही नेतृत्व में फ्रांस में क्रांति हो जाती है और लुई 16वां और उसकी रानी मेरी अंतोनेट को फांसी दे दी जाती है, उसकी मुद्रा की भी समाप्ति कर दी जाती है। और फ्रांस में एक नए संविधान का निर्माण होता है। फ्रांस में 14 जुलाई को ही प्रतिवर्ष अब भी पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है। जैसे भारत देश में 26 जनवरी 15 अगस्त को, वैसे फ्रांस में 14 जुलाई को त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई और इसका नेतृत्व किया था मिराबो। तो चलते हैं, इतना आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये लघुत्तरीय प्रश्न है लिखने के लिए काफ़ी है। और अपनी भाषा में किताब और वो नहीं देखना है आपको, ये व्याख्या देखें, 2-3 बार देखें, फिर रफ में कहीं लिखने का प्रयास करें कि हम कितना लिख पाएंगे। मतलब इस तरह से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका पूर्णांक में पूर्णांक देने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि जो भी बातें हैं सब आपकी किताब के ऊपर आधारित हैं, मतलब सत्य बातें हैं। उसमें अपने आप से और भी लिखना चाहना तो और भी लिखना, यह है कि इतना लिखें क्योंकि समय वही 3.25 घंटे रहेगा। तो देखें, बार बार देखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगा, कुछ न कुछ तो आपके दिमाग में आ जाएगा। भाई 3-4 बार देखेंगे तो बिल्कुल आम भाषा में हम आपको बता रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बातें बैठेंगी, आप ये लिख ले जाएंगे, ये हम दावा करते हैं। अब वो प्रश्न करना है या दूसरा प्रश्न ये है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, अथवा करके रहेंगे, अथवा में उसको करना या इसको करना। प्रश्न नंबर 1 रहेगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसमें मिराबो की भूमिका का वर्णन करें। अथवा में फिर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। या तो वो करना या ये करना। तो अब हम तो व्याख्या आपको पूरी करके सुना देते हैं, व्याख्या पूरे की करते हैं। वो प्रश्न 1 अथवा प्रश्न 1 दोनों में से एक करना है। हम व्याख्या सबकी करेंगे इस प्रकार। लघु उत्तरीय में 8 प्रश्न की व्याख्या होगी और दीर्घ उत्तरीय में 8 प्रश्न की व्याख्या होगी। 4 उससे करना है, 4 इससे आपको करना है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का क्या मूल्यांकन है, वो करना है आपको। तो गांधी जी, आप भूमिका बनाना चालू करेंगे। जब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, तब भारत हमारा गुलाम रहता है। भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। महात्मा गांधी पढ़ाई करने के बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए
वहाँ पर जाते हैं तो महात्मा गांधी तो ये देखे कि भारत अंग्रेजों के गुलाम है, परेशान है, लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं जो हाल भारत में था, जो जनता त्राहिमाम भारत की कर रही थी, वही हाल दक्षिण अफ्रीका में था। और महात्मा गांधी जी ने देखा कि हम सीधे चुपचाप इनके जो दंडात्मक कार्रवाई है, जो ये परेशान कर रहे हैं, इसको सह लेना भी एक हिंसा के समान होगी। और ये पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही चालू कर देते हैं। कब? 1913 में। 1915 में वापस लौट के आते हैं भारत। यहाँ आने के बाद अपने गुरु जी से बात करते हैं कि भाई, इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु जी से बात करते हैं, भाई क्या करें, यहाँ पर वकालत की डिग्री तो थी ही, चाहते तो वकालत करते। दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके थे, पर इनके गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, भाई ऐसा करो, तुम 1 साल तक चुपचाप देखते रहें कि यहाँ भारत के नेता क्या करते हैं, अंग्रेज गवर्नमेंट क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। 1 साल के बाद फिर अपना मुंह खोलना। अभी आप मुंह बंद रखो, आँख कान खोल के देखते रहो, सुनते रहो। 15 में आते हैं। 16 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी रहते हैं। चंपारण से रामचंद्र शुक्ल आते हैं। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह के बारे में सुन चुके थे। महात्मा गांधी से बात करते हैं कि आप चंपारण आएँ, किसानों की समस्या सुनें, अंग्रेज़ों के समक्ष रखें। महात्मा गांधी हाँ भर देते हैं। यही सुनहरा मौका था भारत में कि महात्मा गांधी आगे बढ़ें। भाई जब आए थे तो महात्मा गांधी को कौन इतना जानता, कोई भी आता जाता रहे। ये एक महात्मा गांधी के लिए ये अधिवेशन भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और चंपारण जाना भी, चंपारण जाते हैं। चंपारण में जो नील की खेती करने वाले थे, उनके किसानों के पक्ष में धरने पर बैठते हैं, सत्याग्रह करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर इनको सफलता मिल जाती है। वहाँ से उठने के बाद फिर जब अगला उनका कदम होता है गुजरात के खेड़ा में। गुजरात के खेड़ा में क्या होता है, वहाँ पे अंग्रेज गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है और टैक्स वसूली भी कर रही थी। और वहाँ पे बाढ़ और सूखा पड़ गया था, किसान परेशान थे, उनके बच्चे भूखे मर रहे थे। इधर गवर्नमेंट कर वसूली कर रही थी। अब उस कर वसूली के कारण लोगों ने सोचा चलो गांधी जी से बात करते हैं। गांधी जी के पता चलता है गांधी जी भी गुजरात से बिलोंग करते थे। गांधी जी जाकर वहाँ पर अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर भी गांधी जी को सफलता मिलती है। ये होता है कि जो टैक्स देना चाहें दें, जो देने में सक्षम है वो दे सकते हैं, नहीं तो टैक्स माफ़ हो गया। फिर वहाँ से तीसरा कदम इनका होता है गुजरात के ही कपड़ा मिल कारीगरों के बोनस के संबंध में। यहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते हैं। कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद में कपड़ा मिल के कारीगरों के पक्ष में। और यहाँ पर भी कारीगरों का बोनस बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर भी महात्मा गांधी को सफलता मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ये उसी समय की सारी घटनाएं हैं। तुर्की के खलीफा को अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कुछ आवाज़ें उठाई, जो कि मुस्लिमों को एक धक्का लगा। मुस्लिम उससे परेशान हुए कि हमारे जो धार्मिक नेता हैं उनको अंग्रेज गवर्नमेंट बेइज्जत कर रही है। वहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाइयों ने आवाज़ उठाया। उसमें गांधी जी समर्थन देते हैं और गांधी जी को ही इनका नेतृत्व सौंप दिया जाता है। गांधी जी यहाँ पर भी सफल होते हैं। ये तो बाद की बात है कि बाद में
तुर्की के खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में एक कानून आता है रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट में बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था। इसी कानून के तहत जनरल डायल ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में यानी अमृतसर में गोली चलवा दिया था। इससे भी महात्मा गांधी क्षुब्ध हुए। इससे क्षुब्ध होकर अपनी उपाधि को त्याग दिया। जो अंग्रेज गवर्नमेंट के समर्थक में लोगों को भर्ती करवा रहे थे, उस समर्थन से हट गए और अंग्रेजों का सहयोग ना करने का निर्णय लिया और ये असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित करवाया था, पेश तो किया था ये कलकत्ता में सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन पेश हुआ, पर जो इनके विरोधी नेता थे, जो इसके पक्ष में नहीं थे, वो इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिए, क्योंकि अभी तक तो गांधी जी अंग्रेजों की चाटकारिता करते आ रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ लोग थे, इनके खिलाफ और नेता थे। उन नेताओं में सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने खिलाफत किया था और सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन पास नहीं हो पाया असहयोग आंदोलन उसमें। फिर अब महात्मा गांधी उच्च स्तर के नेता बन चुके थे, उनकी इज्जत से ये आंदोलन, ये प्रस्ताव ये जुड़ गया था और 2-3 महीने बाद यानी दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है। गांधी जी के नाक की विषय थी, नाक से इज्जत से जुड़ गया था। नागपुर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में जो इनके विरोधी थे वो इनके पक्ष में आते हैं। वहाँ पे अध्यक्षता सितंबर में लाला लाजपत राय ने किया था, पर यहाँ पे अध्यक्षता दे दी जाती है वीर राघवाचारी को। यहाँ पर ये पेश हो जाता है, पास हो जाता है और असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। पर यहाँ पर एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब 1928 में भारतीयों को चैलेंज होता है कि आप इतना योग्य हैं तो आप अपना संविधान बना के दिखा दें। यहाँ पर भी भारतीयों ने, गांधी जी ने, सब लोग मिलकर अपना एक संविधान बनाते हैं, अंग्रेजों के सामने रख देते हैं। यहाँ भी अंग्रेज मात खाते हैं। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। समझौता का एक क्या कारण था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस का शामिल होना आवश्यक था, तो इस सम्मेलन में शामिल, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कोशिश किया गया कि भाई गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हो। वो समझौता होता है दिल्ली में 1931 में, दिल्ली में समझौता होता है। इस समझौते के तहत गांधी जी 10 सूत्री मांग रख देते हैं और समझौता के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर गांधी जी को सफलता नहीं मिलती है, पर गांधी जी ने ऐसा काम किया कि अंग्रेज परेशान हो उठे। गांधी जी आते वक्त बोल दिए थे कि मैं खाली हाथ तो जा रहा हूँ, पर भारतीय तिरंगे को न झुकने दिया हूँ और न झुकने दूंगा। ये वापस चले आ जाते हैं। यहाँ पर ये चैलेंज अंग्रेजों को बुरा लगता है। अंग्रेज प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, ये रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे, ये चाल चलते हैं और दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व देने की घोषणा कर देते हैं। गांधी जी इसका विरोध करते हैं, अंबेडकर जी इसके पक्ष में आते हैं, यानी कि एक पक्ष में एक विपक्ष में, दोनों के बीच समझौता होता है, पूना समझौता। यहाँ पर भी अंबेडकर जी बोलते हैं कि गांधी रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो प्रतिनिधित्व दिया है, हमें उससे कम पर कोई समझौता नहीं करना। गांधी जी यहाँ पर 47 के बजाय 174 सीट दे देते हैं और केंद्रीय सरकार में 18% का इनको रिजर्वेशन दे देते हैं और समझौता हो जाता है, जो कि पूना समझौता नाम से जाना जाता है।
अब गांधी जी बार बार अंग्रेजों से अन्याय विनय का सहारा छोड़ने के मूड में थे। वो बोलते थे, बोले हम इनसे रोटी मांगे थे और ये हमें बाद में पत्थर दिए, हम इनके खिलाफ हैं, हम नारा देते हैं, हम आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया जाएगा। उसके बीच में ही, रात में ही जो महत्वपूर्ण नेता थे, जो उच्च स्तर के नेता थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। गांधी जी आगा खां पैलेस में ये भूख हड़ताल पे थे, इनकी तबीयत खराब होती है, इनको तो बाहर कर दिया जाता है। ये गांधी जी आगा खां में ही कस्तूरबा गांधी को आग के हवाले कर देते हैं, कस्तूरबा गांधी मर जाती हैं वहीं पे। तो इस प्रकार अपने बचपन से लेकर और पूरी जिंदगी योगदान देने वाले महात्मा गांधी, जब सीधी कार्रवाई होती है तो अकेले वहाँ पर भी दोनों पक्षों को संभालने की कोशिश करते हैं। और ये सब काम करते हुए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना स्थल पर गोली मार दी और उनके जीवन का अंत हो गया। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक महात्मा गांधी जी भारत के लिए काम करते रहे, सत्य अहिंसा पर चलते रहे। तो आखिरी में आपको और लिखना होगा तो बोलना कि भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में अगर किसी ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक योगदान दिया है तो वो महात्मा गांधी जी थे। इस तरह आप व्याख्या करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1 हो गया, चाहे वो प्रश्न करेंगे फ्रांस की क्रांति का, चाहे महात्मा गांधी के ऊपर लिखेंगे। जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उस पर आप व्याख्या करेंगे। आपको व्याख्या इस तरह करना है कि ये ना लगे कि आप सब बना के ही लिख रहे हैं। व्याख्या करें कि उसको लगे कि नहीं ये अच्छी तरह पढ़ा है, विधिवत तैयारी किया है, और विधिवत तैयारी करके तब परीक्षा में बैठा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। तो भाई जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं, उन संसाधनों का हम यदि बचा के अपने भविष्य की पीढ़ी को लिए भी बचा के अपने वर्तमान को देखते हुए अगर काम नहीं करेंगे, उसको अपने वर्तमान को ही देखेंगे, अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, तो अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे आप जंगलों को आप ले लीजिए, यदि आप जंगलों की कटाई ही करते रहे, आप कृषि योग्य भूमि बनाने के ही पक्ष में जुटे रहे, तो क्या होगा? आखिरी में आपको लकड़ी की समस्या हो जाएगी, रोजगार की समस्या हो जाएगी, औषधि की समस्या हो जाएगी, स्वच्छ वातावरण की समस्या हो जाएगी। और आप के लिए इन समस्याओं के निराकरण के लिए फिर आप कितनी भी कोशिश करेंगे, वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ये खतरनाक साबित होगा। तो संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग में वनों का विनाश होता जा रहा है, और वनों से ये
कठिनाइयाँ भविष्य में आने ही वाली हैं। दूसरा देखते हैं तो जैसे आप पेट्रोलियम उत्पादों का अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, आप ऐशो आराम पे दौड़ते रहे हैं, पर ये सीमित संसाधन हैं। आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम इसके लिए वैकल्पिक उपाय सोचें, ना कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उन्हीं संसाधनों का हास करते रहें, उन्हीं संसाधनों के उपयोग पर हम काम करते रहें, दूसरी जगहों पर हम ध्यान न दें। तो इन पेट्रोलियम उत्पादों के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक समस्याएं पैदा होती जा रही हैं और पैदा होनी है, भविष्य की पीढ़ी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। इन संसाधनों के लिए जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इनके लिए गवर्नमेंट को केंद्रीयकरण की व्यवस्था अपनानी चाहिए, नहीं तो अनेक जगहों पर, अनेक राज्यों में, हर राज्य में लोग अपने अपने काम के लिए, अपने अपने विकास के लिए इनके अंधाधुंध प्रयोग पर काम करेंगे। जो जितना उससे विकास कर पाएगा उतना विकास करेगा, उसका ध्यान तो ये रहेगा नहीं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम इससे किस तरह परेशान होंगे, क्या परेशानी होंगी। व्यापारिक स्थिति में जैसा कि आपको बताया, जंगलों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, व्यापार के अवसर प्राप्त होते हैं, कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। उनका अंधाधुंध प्रयोग करने से वो सीमित होंगे, व्यापार नष्ट होगा, औषधि नष्ट होगी, लोग बीमारी के शिकार होंगे, उद्योग धंधे नष्ट होंगे। हमारे लिए जो वातावरण हमारे अनुकूल चाहिए वो नष्ट होगा और हम अनेक समस्याओं से घिर जाएंगे। इन अंधाधुंध प्रयोगों से जंगल साफ हो रहे हैं, पेट्रोलियम उत्पाद साफ कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जो वन्य जीव हैं हमारे, उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहे हैं और उनके ना रहने के स्थान कारणों को उनके जो वंशज हैं वो लुप्त हो रहे हैं। तो इन प्रयोगों के द्वारा अगर हम दूसरे के वंशजों को दूसरे के लिए नुकसान करके अपने लिए फायदे की बात सोच रहे हैं तो ये आने वाले समय में गलत साबित होगी, आने वाले समय में समस्या पैदा करेगी। और इस पर जनता को भी ध्यान देना है, सरकार को भी ध्यान देना है कि देशों में, अपने अपने राज्यों में एक तालिका बनाएं, एक प्रारूप तैयार करके कि किन संसाधनों का क्या प्रयोग करना है, उन पर, उन संसाधनों की पूर्ति कैसे होनी है। जैसा कि जल का हमारे यहाँ पूरे विश्व में 97.5% खारा जल है, 2.5% मीठा जल है, पर हम उसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उस जल की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में हम और हमारी पीढ़ी परेशान होगी। तो उस पर भी हमें ध्यान देना है, पेट्रोलियम उत्पाद पे भी ध्यान देना है, जंगलों पे भी ध्यान देना है। मान लीजिए हम कटाई करते भी हैं, पुराने पेड़ हटाते भी हैं, तो पुराने पेड़ कटाई करने के बाद उन स्थानों पर नए पेड़ और लगाए जाएं। यानी कि जंगलों को एकदम से सफाया ना किया जाए ताकि उसमें के जीव जंतु बने रहें और हमारे जो रोजगार हैं, हमें जो लकड़ी, कीमती लकड़ी मिल रही है वो भी मिलती रहे। तो इन समस्याओं
के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और इन समस्याओं का निराकरण ही सरकार के साथ मिलकर जनता को ही करना पड़ेगा। अथवा में क्या है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो जल दुर्लभता, जैसा कि आप जल दुर्लभता से ही आप समझिए, ये आश्चर्य की बात है कि 3/4 हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। पर आप ये कभी सोचे कि पीने योग्य जल कितना है? 2.5% पीने योग्य जल है, यानी 97.5% खारा जल है। जल नवीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी इसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है। मिलों में, फैक्ट्रियों में जल का एक बार प्रयोग करने के बाद उस जल को सीधा नाली में फेंक दिया जाता है। उस जल में संशोधन करके, रिफाइन करके उसमें फिर उसको प्रयोग में लिया जा सकता है, पर नहीं कर रहे हैं। उसका उचित प्रबंधन करें कि जल का एक बार प्रयोग किया गया तो उस जल को दोबारा उसमें शोधन करके प्रयोग में, मिलों में, फैक्ट्रियों में लिया जा सके। नहीं लिया जा रहा है। तो उचित जल प्रबंधन के अभाव में, फैक्ट्री मिल मालिकों के अज्ञानता के कारण जल जो हमारे पीने योग्य जल है उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी की मांग भी, जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की मांग भी बढ़ेगी, यानी कि जनसंख्या के अनुकूल में यदि पानी नहीं मिल पाता है तो वो भी जनसंख्या दुर्लभता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क ने कहा था, जल दुर्लभता तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। आप घरों में जाएंगे, ये मिल फैक्ट्री की बात हो गई, घरों में जाएंगे तो घर में भी औरतें फालतू में पानी गिराती रहती हैं। मिल में मिल मालिक, फैक्ट्रियों में मिल मालिक, घरों में घर की जो अज्ञान महिलाएं हैं वो भी पानी को नष्ट करती रहती हैं। उद्योगों में जल अधिक लगता है, पहले ही बता रहा हूँ कि उद्योगों में जल अधिक लगता है और जल की कमी हो रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही तो उनको पानी भी अधिक मात्रा में चाहिए, तो वो पानी उनको अधिक मात्रा में मिल नहीं पाएगा। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भी जल दुर्लभता बढ़ रही है। निजी दोहन संसाधनों में पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से जल को निकाल लिया जा रहा है। जगह जगह पर ट्यूबवेल, हैंडपंप के द्वारा पानी को निकालकर सिंचाई के कामों में लिया जा रहा। खारे पानी से भी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, नहरों से हो सकती है, फिर भी हम हैंडपंप और इंजनों से, बोरिंग के द्वारा खेतों की सिंचाई करते हैं। जो पीने योग्य पानी है उसको हम नष्ट कर रहे हैं और जिसके कारण जल दुर्लभता बढ़ रही है। लोगों को आने वाले समय में पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पाएगा। तो हमें अभी से इस पर काम करना है कि हमें पीने योग्य जल जो है उसको बचा कर चलें। मिलों, फैक्ट्रियों में जो नाजायज़ खर्च हो रहा, घरों में नाजायज़ खर्च हो रहा, जो निजी स्वार्थ पे खर्च हो रहा, उस पे हम कमी करें और उसको बचा के रखें भविष्य के लिए।
चलिए तीसरे प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए। भाई सत्ता की साझेदारी, जैसा कि सत्ता की साझेदारी आप समझ गए, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में क्या होता है? संघात्मक सरकार हो या एकात्मक ही सरकार हो, पर शक्तियों का बंटवारा हो, शक्तियों का बंटवारा होगा और तभी लोकतंत्र सही ढंग से चल पाएगा। जैसे शासन के 3 अंगों द्वारा साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आप इनके बीच में भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। किसी को कानून बनाना है, किसी को लागू करना है और वो किसी को उस पर न्याय करना है। जातीय जो समूह है, जातीय जो जनगणना है, उसमें भी उनकी जाति के अनुसार उनको सत्ता में शामिल किया जा रहा है। अगर उनकी जाति के अनुसार नहीं शामिल होंगे तो बहुसंख्यक को ज़्यादा, बहुसंख्यक उसमें अपनी दबदबा बनाए रखेंगे और अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाएगी, जो लोकतंत्र के खिलाफ रहेगी। जन सामान्य में भी सत्ता की साझेदारी, मान लीजिए एक स्थानीय कोई निकाय है, किसी गांव की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसमें भी हर मोहल्ले से, हर जाति से, हर धर्म से लोगों को शामिल किया जाए, सत्ता में शामिल हो, तभी लोकतंत्र कायम रह सकता है। विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं हित समूहों की भी साझेदारी होती है। जैसे हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, सभी को अपनी बात रखने, अपनी बात के लिए जनता के सामने जाने, सरकार में अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्रता होती है। दबाव समूह अपने लोगों के हित में दबाव डालकर सरकार से काम करवाने का पक्ष करते हैं। सरकार उनके दबाव में आकर उनके पक्ष में काम करने के लिए मजबूर होती है। हित समूह भी अपने लिए, अपने जात के, वर्ग के, धर्म के लोगों के लिए दबाव डालती है, हित समूहों का कार्य करती है। तो ये सत्ता की साझेदारी का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जाति, धर्म, गांव, नगर, ये सब के बीच में सत्ता से संबंधित सबको साझेदार किया जाए, सबके अलग अलग काम हों, सबको सत्ता में कुछ न कुछ हिस्सेदारी दी जाए, तभी लोकतंत्र स्थापित रह सकता है। तो लोकतंत्र, जैसा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो सत्ता की साझेदारी में सब लोगों को शामिल करने पर ही हर वर्ग, हर समूह, हर समुदाय, हर पार्टी, हर दल, हर दबाव समूह, यानी सत्ता के हर वर्ग में सत्ता का बंटवारा ही लोकतंत्र की आत्मा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या अथवा करके है, तो अथवा में है प्रश्न 3 के अथवा में देखिए, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। जैसा कि प्रश्न है, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर निर्भर करते हैं। तो आप देखेंगे सदियों से राजनीति में जात एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पहले भी एक जाति का कोई सामने आता है तो उसके पीछे और लोग लग जाते हैं। आज भी वही हाल है। हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है,
जब चुनाव होगा, जब वो जनता के पास जाना होगा, तो उनको जात ही दिखती है। वो अपनी जात के ही अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, अपनी जातियों पर ज़्यादा प्रेशर करेंगे, हम तुम्हारी जात वाले हैं भाई, वोटिंग हमें कीजिए। जो वोट देते हैं वो भी आंख मूंद कर हमारी जात का खड़ा है, हमारी जात का वोटिंग में है, हम उसी को वोट देंगे। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें योग्य अपना नेता चुनना है, योग्य पार्टी पर हमें विश्वास करना है, जो हमारा विकास करे, हमारे एरिया का विकास करे, हमारे गांव का विकास करे, हमारे देश का विकास करे, हमें उस पर मतदान करना है। नहीं, चुनाव में जाति हावी हो जाती है। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, वो अपना उम्मीदवार जातियों को ध्यान में रखकर ही वो खड़ा करता है। यहाँ पर इस जात के इतने लोग हैं, यहाँ पर इस जात का उम्मीदवार सफल हो जाएगा। ये ध्यान में रखकर हमारे यहाँ भारत में चुनाव होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए सीधा सा एक नियम है कि जाति प्रधान राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो जात पर आधारित राजनीतिक दल बने हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आरक्षण जैसे संवैधानिक प्रावधानों को जातिगत राजनीतिक मुद्दा ना बनने दिया जाए, उसको रोका जाए। सरकारों द्वारा जातीय तुष्टीकरण नहीं अपनाना चाहिए। सरकार भी, जो सरकार में रहती है वो भी जातियों की तुष्टीकरण अपनाती है, जो विपक्ष में रहता है वो भी। जब सब राजनीतिक दल जातियों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो देश का क्या विकास होगा। राजनीतिक पार्टियां जातवादी उम्मीदवारों को टिकट देने से बचें। कोई भी पार्टी हो वो ये देखे कि हमें जात को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार नहीं खड़ा करना है। पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। जो पिछड़ी जात हैं, दलित हैं, जो समाज में वर्ग में पीछे रह गए हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि उनका चुनाव पर राजनीतिक दोहन ना हो सके। तो ये सब काम करने के बाद ही आप जातियों पर जो निर्भर होते हैं उससे अलग हो पाएंगे। प्रत्येक राजनीतिक दल जाति को ध्यान में न रखकर अपने उम्मीदवार को खड़ा करें, तभी इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल, सरकार और जनता भी ये सोच कर चले कि हमें जात पर वोट नहीं करना है, जात पर मतदान नहीं करना है, हमें विकास पर मतदान करना है। तभी भारत में जो चुनाव जातियों पर निर्भर है उससे छुटकारा मिलना संभव हो सकेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, विकास मापने का यूएनडीपी, विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग हैं। देखिए ये प्रश्न है, बहुत सोच समझकर और 2-4 बार समझेंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस बार इस प्रश्न को जैसा कि मॉडल पेपर में दे रहा हूँ आना भी है। तो प्रश्न नंबर 4, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। तो आप देखें, विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। महत्वपूर्ण होते भी है यह मापदंड विकास मापने का एक अपर्याप्त और दोषपूर्ण मापदंड है।
ये जो प्रति व्यक्ति आय वाला मापदंड है ये दोषपूर्ण मापदंड है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य को भी आधार बनाती हैं। वहाँ की शिक्षा क्या है, वहाँ के लोग शिक्षित कितने हैं, वहाँ के लोग का स्वास्थ्य क्या है, वहाँ उनको पौष्टिकता से पूर्ण भोजन मिल रहा है, आवास की सुविधा है सही से, शिक्षा की व्यवस्था है या नहीं। इस प्रकार यूएनडीपी द्वारा अपनाए गए विकास के मापक हैं प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय आयु संभाविता। आप जन्म हुआ तो आपको एक है कि आप कितने दिन जी सकते हैं, आपकी औसत आयु प्लस जनसंख्या में साक्षरता दर। आप शिक्षित हैं, साक्षर हैं, अपने बारे में, भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं या नहीं। साथ में प्राथमिक शिक्षा का 3 स्तर मान लीजिए। प्राथमिक स्तर पे आप शिक्षा प्राप्त किए कि नहीं, माध्यमिक स्तर तक पहुँचे कि नहीं, और आपको उच्च शिक्षा मिल रही है कि नहीं। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर इस पर भी विचार करती हैं। तो यूएनडीपी में आप देखिए प्रति व्यक्ति आय को मानते हैं, जबकि विश्व बैंक विभिन्न देशों की शिक्षा स्वास्थ्य को देखकर मापदंड करता है। तो यूएनडीपी और विश्व बैंक के मापदंड दोनों अलग अलग हैं, जहां केवल यूएनडीपी केवल प्रति व्यक्ति आय को मानता है, वहीं विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, उनकी जीवन प्रत्याशा आदि को भी मापदंड में रखती है। ये अंतर है दोनों में। चलते हैं अथवा अगले प्रश्न पे। आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आर्थिक गतिविधियों के बारे में, ये अथवा करके सारे प्रश्न हैं। तो इस हिसाब से आपको जो सरल लगे, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए उन्हीं प्रश्नों पे, और जो आपको ज़्यादा आ रहा होगा उसको पहले और बाद वाले को, जो कम आ रहा है उसको बाद में करना है। तो आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर ही संगठित और असंगठित के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। संगठित क्षेत्र कौन से हैं। तो संगठित क्षेत्र में वे व्यापारी, वे लोग, वो रोजगार आते हैं जिनकी अवधि नियत रहती है, जिनका एक अपना संगठन होता है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उन्हें राज्य के नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। जैसे इन नियमों में कारखाना अधिनियम के निश्चित मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में उल्लेख किया गया हो। यह क्षेत्रक संगठित क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और क्रियाविध होती है। ये क्षेत्रक रोजगार में, इस क्षेत्रक में रोजगार सुरक्षित होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, मजदूरी निश्चित होती है,
अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। कर्मचारियों को कार्य के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक सुविधाएं मिलती हैं। यानी कि संगठित क्षेत्र में जो वर्कर जो लोग काम करते हैं उनकी जीवनचर्या सही और सुचारू ढंग से चलती है। उनको एक ये निश्चित रहता है कि हमें इतना काम करना है, इतने घंटे करना है, इतना हमें मिलेगा ही मिलेगा। काम करने के बाद यदि बुढ़ापा आता है तो उनको पेंशन के रूप में या जैसा उस क्षेत्र का जो सुविधा रही उस सुविधा के क्षेत्र में उस सुविधा के अनुसार उनको और सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। पर असंगठित दूसरा क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र जहाँ पर लोगों का कोई संगठन नहीं है, छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ शामिल होती हैं। अधिकांशतः क्या होता है, सरकार के नियंत्रण से ये बाहर होती हैं। यद्यपि इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं किया जाता। भाई आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, कल दूसरी जगह करने लगे, परसों तीसरी जगह करने लगे। इनके नियमित इनका ना वेतन होता है, ना इनके काम के घंटे होते हैं, ना इनका नियमित रोजगार होता है। इनमें सवेतन छुट्टी अवकाश भी नहीं मिलती है, बीमारी के कारण छुट्टी भी नहीं मिलती है। इस सब का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता। जहाँ पे संगठित क्षेत्र में इस सब का प्रावधान था कि बीमारी के कारण छुट्टी भी मिलेगी, आपका वेतन भी नहीं कटेगा। यहाँ असंगठित क्षेत्र में इनका वेतन भी कटेगा, अवकाश मिलने में भी दिक्कत, मिल भी गया तो तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा। ये सब कोई प्रावधान ही नहीं, कोई ये इनका जैसा कि नाम ही है असंगठित क्षेत्र, तो कोई ना तो संगठन है और ना इनके कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, इनके रोजगार की भी कोई सुरक्षा नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम के बाहर भी किया जाता है, रोजगार से हटा दिया जाता है, काम से बाहर कर दिया जाता है। ये अपने ऊपर के अधिकारी से बोल नहीं सकते हैं, अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, दबाव डाल नहीं सकते हैं। यदि कोई सामने आकर दबाव डालता है, किसी अधिकारी से बात करता है तो उसको उस रोजगार से निकाल दिया जाता है, उसके वेतन भी कम कर दिए जाते हैं और वो अपने दिनचर्या में विफल हो जाता है। इसलिए वो दबा कुचला हुआ अपने अधिकारी की, अपने सीनियर की बात सुनता रहता है। तो संगठित क्षेत्र में जहाँ जीवन सुरक्षित रहता है, वहीं असंगठित क्षेत्र में जीवन एक हिसाब से मान ले तो असुरक्षित रहता है। चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ये खंड खा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, प्रारंभ क्यों किया और वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप जान लें कि ये 1915 में जब भारत आते हैं तब यहाँ विश्व युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों के सपोर्ट में थे, अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने के लिए भारतीयों को भर्ती करवा रहे थे। अंग्रेज महात्मा गांधी के इस कार्यों से प्रभावित हुए, उनको उपाधियों से भी नवाजा। पर महात्मा गांधी को ये नहीं पता था कि जो अंग्रेज पूरे विश्व पर शासन कर रहे हैं, पूरे विश्व की जनता का शोषण कर रहे हैं, वो हमारा समर्थन कैसे कर सकते हैं। चाहे वो तुर्की की खलीफा के पद की बात हो, या रॉलेट एक्ट की बात हो, या जलियांवाला बाग कांड की बात हो, यहाँ पर महात्मा गांधी सब जगह अंग्रेज़ों के और महात्मा गांधी के बीच दूरी बढ़ी और महात्मा गांधी चाहते थे कि हमें, हमारे देशवासियों को, हमारे देश की जनता को शासन में सहयोग मिले,
पर अंग्रेज चाहते थे कि महात्मा गांधी का इस्तेमाल केवल किया जाए और अंग्रेजी प्रशासन को सफल बनाया जाए, और इस कारण से महात्मा गांधी मजबूर हुए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। पर महात्मा गांधी जो पहले काम कर चुके थे अंग्रेजी गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उसके खिलाफ में महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत सारे नेता थे जो महात्मा गांधी का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, महात्मा गांधी के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद भी महात्मा गांधी सितंबर 1920 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चालू करने का निर्णय लिया। तो असहयोग प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास हो जाए और असहयोग आंदोलन चालू किया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी अब समझ चुके थे कि अंग्रेजों के पक्ष में कार्य करने से भारतीयों का सफलता नहीं मिलेगी, भारतीयों के खिलाफ हैं, भारतीयों के पक्ष में अंग्रेज आने वाले नहीं हैं, भारतीयों का भला नहीं कर सकते हैं। पर जब ये प्रस्ताव पेश हुआ तो उस समय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इस प्रस्ताव का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो पेश हुआ इसका खुलकर विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन सब लोगों ने विरोध किया और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया था वो पास नहीं हो सका। पर फिर भी महात्मा गांधी का कद इतना ऊंचा था कि ये प्रस्ताव पास ना होना महात्मा गांधी के नाक की विषय हो गई, इज्जत से जुड़ गया, कांग्रेसियों की इज्जत से जुड़ गया। जो कांग्रेसी केवल महात्मा गांधी को ही आगे मानकर चल रहे थे उनके लिए प्रस्ताव पास करवाना जरूरी हो गया। अब ये प्रस्ताव पेश किया जाता है दिसंबर 1920 में नागपुर में, महात्मा गांधी के नाक की विषय थी, नागपुर में पेश हुआ। इस कांग्रेस अधिवेशन का जो नेतृत्व करेगा कोई वीर व्यक्ति ही होगा, क्योंकि उसको असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास करवाना है तो कोई साधारण व्यक्ति करवा नहीं सकता। तो वो वीर कौन था? वीर राघवाचारी थे। यहाँ पर असहयोग आंदोलन पेश हुआ, पास भी हुआ। तो आप ये समझे कि प्रथम विश्व युद्ध में असफल हुए महात्मा गांधी और रौलेट एक्ट के संबंध में असफल हुए। जनता के जो मुस्लिम जनता थी वो तुर्की के खलीफा के जो बेइज्जती हुई थी उसमें ये अध्यक्ष बने खिलाफत आंदोलन में, पर खिलाफत आंदोलन में अध्यक्ष बनने के बाद भी विफल हुए। तो इन सब विफलताओं के कारण असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पेश किया, उसमें विफल हुए। किसी तरह असहयोग आंदोलन पास हुआ और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इसमें स्त्रियों ने विदेशी चूड़ियाँ पहनने से इनकार कर दिया, बच्चों ने सरकारी स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया। यानी जैसा असहयोग आंदोलन नाम है वैसा सरकार का असहयोग करना चालू कर दिया। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जोरों पर था। असहयोग आंदोलन से अंग्रेज गवर्नमेंट बिल्कुल डरी हुई थी। रोडों पर, सड़कों पर, गांव में, मोहल्लों में अंग्रेजी वस्तुओं को जलाया जा रहा था, असहयोग किया जा रहा था, विरोध प्रकट किया जा रहा था। पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये असहयोगी जो नेता थे
आंदोलित थे, वहाँ पर देखे तो एक थाने के दरोगा ने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया, उन असहयोगियों को परेशान किया गया, उन असहयोगियों के साथ गलत व्यवहार किया गया और असहयोगी आंदोलनकारी जो थे इतना आंदोलित हो उठे कि उस थाने पर उपस्थित दरोगा समेत 21 पुलिसकर्मी को थाने में बंद करके मिट्टी का तिलक छिड़क कर आग लगा दी और 22 लोग जिंदा जलकर मर गए। उस स्थान का नाम है चौरी चौरा स्थान, गोरखपुर का चौरी चौरा नामक स्थान है। तो इस चौरी चौरा नामक जो कांड हुआ, जो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए, इससे महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध हुए। उनका ध्येय ये नहीं था कि ये हिंसात्मक हो, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाना चाहते थे, पर आंदोलन ने जब हिंसा का रूप ले लिया तब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर हुए। फिलहाल जो नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में थे वो महात्मा गांधी से बार बार बोल रहे थे कि असहयोग आंदोलन को स्थगित न किया जाए, किसी एक स्थान के गलती होने के कारण पूरे भारत को इसका दंड न दिया जाए, ये असहयोग आंदोलन चलने दिया जाए। पर महात्मा गांधी जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, इससे बहुत उनको तकलीफ हुई, बहुत क्षुब्ध हुए, बहुत परेशान हुए और इस कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो आखिरी में आप लिखेंगे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश हो गए थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड आदि में अंग्रेजों से दूरियां बढ़ती गईं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण महात्मा गांधी क्षुब्ध थे और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो चलिए इसके बाद अगला अथवा करके है। अथवा में है महामद्दी। महामद्दी की व्याख्या कीजिए। महामद्दी, महामद्दी जो आई थी उसकी व्याख्या करना है। महामद्दी कब आई थी? महामद्दी 1929 में आई थी, आप ये समझ लें। तो महामद्दी की व्याख्या कीजिए। महामद्दी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामद्दी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो महामद्दी के कारण क्या थे, क्यों महामद्दी आई, तो उसकी व्याख्या करना है। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अथवा में है महामद्दी के कारणों की व्याख्या कीजिए।